हेलो गाइस, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस से 10 क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है, द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। एक बार ऑप्शन के थ्रू देख लेते हैं। ए ऑप्शन है स्लाइटली एसिडिक अराउंड 6.4, बी है न्यूट्रल 7, सी है स्लाइटली बेसिक अराउंड 7.4 और डी है हाईली बेसिक 8.4। एक बार मैं आपको यहाँ पर बनाकर बता देता हूँ कि पीएच स्केल में हम किस तरह से देखते हैं कि क्या एक्चुअली में एसिडिक होता है, क्या एक्चुअली में बेसिक होता है। देखिए, अब 7 से जो नीचे वाले होंगे 1 to 7, ये क्या कंसिडर होते हैं? एसिड। और 7 to 14 क्या कंसिडर होते हैं? बेस। अब वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सही आंसर मार्क कीजिए कि हमारा ह्यूमन ब्लड क्या है, एसिडिक है या फिर बेस है या फिर न्यूट्रल है। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क कर लिया होगा। अब देखिए, हमारा जो ह्यूमन ब्लड होता है वो थोड़ा सा बेसिक होता है, मतलब सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, स्लाइटली बेसिक अराउंड 7.4। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि हमारा जो ह्यूमन ब्लड है वो बेसिक क्यों होता है। देखिए, हम बहुत सारे फूड में इंटेक करते हैं, एसिडिक भी करते हैं कुछ कंपोनेंट्स, कुछ हम बेस भी अपनी जो फूड में जो डेली हम इंटेक करते हैं फूड, उसमें कुछ बेस भी होते हैं, कुछ एसिडिक भी होते हैं। अब हमारा ब्लड एक तरह का बफर का काम करता है, ठीक है। ना ही वो हमारी बॉडी को एसिडिक होने देता, ना ही हमारी बॉडी को बेसिसिटी में कन्वर्ट होने देता, ठीक है। इस तरह से आप समझो। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी, अगर हमें बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है, हम सुनते हैं ना बहुत ज़्यादा कि हमें एसिडिटी होगी, तो हम इनो ले लेते हैं कंट्रोल करने के लिए, मतलब एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, है ना। और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो हमारा स्टमक होता है, उसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है, तभी हम अपने फूड को डाइजेस्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो हमें पता कैसे लगता है कि पीएच स्केल के थ्रू कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेस है? अब ये इंडिकेटर के थ्रू हम पता लगाते हैं। अब इंडिकेटर भी दो तरह के होते हैं, एक है नेचुरल और एक है सिंथेटिक। नेचुरल क्या है? जो एक्चुअली में हमें पहले से ही गिवन थे, ठीक है। और जो सिंथेटिक होते हैं वो मैन मेड होते हैं। अब नेचुरल में तो आपने सुना भी होगा लिटमस पेपर, एक बार हमने लिटमस पेपर वाला क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, ठीक है। और एक होते हैं टर्मरिक, नेचुरल। और इंडिकेटर में अभी के लिए आप यहाँ पर लिख लीजिए मिथाइल ऑरेंज। एक और होता है वैसे, लेकिन मिथाइल ऑरेंज लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो एसिडिक होते हैं वो सोर इन टेस्ट होते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड को तो हम टेस्ट करके भी नहीं बता सकते, है ना। वैसे जो एसिडिक को हम टेस्ट करते हैं तो वो किस फॉर्म में होते हैं? सोर, ठीक है। और बेस किस फॉर्म में हम टेस्ट करते हैं उसको? बिटर फॉर्म में। अब हम सभी के सभी एक्सिड को टेस्ट क्यों नहीं कर सकते, इसका एग्जांपल समझिएगा। देखिए, कुछ एक एक्सिड हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, लाइक जैसे सल्फ्यूरिक एक्सिड है H2SO4, इसको आप कंप्लीट लिख लेना अपने नोट्स में। और एक है HCl, ये हमारे स्टमक में ही प्रेजेंट होता है और हम जो भी खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। हाइड्रोक्लोरिक एक्सिड। एक होता है H2CO3 कार्बोनिक एक्सिड। एक होता है CH3COH, इसको कहा जाता है एसिटिक एसिड। और एक होता है HNO3, इसको क्या हम कहते हैं? नाइट्रिक एसिड। अब ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बताए। और कुछ बेस भी आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। एक है KOH, KOH को हम क्या कहते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOS2, इसको इस तरह से लिखिएगा, ये 2 यहाँ पे बाहर आएगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, AlOS3, इसको हम क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और एक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम NaOH लिखते हैं, ठीक है। ये कुछ बेस हैं और ये कुछ एसिडिक हैं जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। अब इंडिकेटर के थ्रू मैंने आपको बताया, इसको हम पता लगा लेते हैं कि क्या एसिडिक है, क्या बेस है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि साइंस में ना आपके एक एक टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, एक बार इसको यहाँ पर देख लो कि कौन सा एसिडिक होता है, कौन सा बेस होता है, फिर मैं आपको कंप्लीट यहाँ पर समझाता हूँ। देखो, ये आपको गैस्ट्रिक एसिड देखने को मिल रहा होगा 1। और वैसे 1 आपका ये बैटरी वाला भी होता है, जो हम इन्वर्टर की बैटरी यूज़ करते हैं ना घर में, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। तभी हम उसमें जो पानी डालते हैं बैटरी में, तो हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि बहुत ही आराम से डालो। अगर गलती से एसिड आपके हाथ में लग गया तो हमारा हाथ जल जाता है, ठीक है। और लेमन जूस हम पीते हैं, ठीक है, उसमें भी वो भी एक तरह का एसिडिक है, ठीक है। ऑब्वियसली वो सोर टेस्ट है तो एसिडिक होगा। एप्पल जूस, टोमेटो जूस, ब्लैक कॉफ़ी, मिल्क, ये सारे के सारे क्या हैं? एसिड हैं, ठीक है। प्योर वाटर क्या होता है? न्यूट्रल होता है।
न्यूट्रल, जब हम पानी पीते हैं तो हमें पानी का इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी न्यूट्रलाइज हो जाती है, ठीक है। और एग, बेकिंग सोडा, हैंड सोप और ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ब्लीच पाउडर, ये सारे के सारे बेस होते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से आप समझ सकते हो। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये तो बहुत ही सिंपल सा है। और क्वेश्चन आएगा आपसे कि अगर एसिड को हम मेटल के साथ रिएक्ट करें, अब रिएक्शन तो हम लोगों को पता ही है, केमिस्ट्री में रिएक्शंस हम बहुत ही फ्रिक्वेंटली करते हैं। एसिड को अगर हम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है कि लिबरेट गैस क्या होती है, लिबरेट गैस को हम किस तरह से बनाते हैं। अब लिबरेट गैस निकलती है रिजल्टेंट में, जब हम एसिड और मेटल को रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या रिजल्ट मिलता है, एक तो साल्ट मिलता है, ये साल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर अगर एसिड हो, बेस हो, तब भी हमें क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन एसिड और मेटल के केस में क्या होगा, बेस को हम बाद में कंसिडर करते हैं, यहाँ पर हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। और ये हाइड्रोजन गैस पॉपअप की फॉर्म में होती है, मतलब यहाँ से कुछ हमें पॉप साउंड मिलती है, ठीक है, पॉपअप साउंड, तभी हमें पता लगता है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन गैस हमें रिजल्ट में मिली है, ठीक है। या इसको इस तरह से समझो कि बर्न होती है, बर्न विद अ पॉप साउंड, और तभी हम कंसिडर करते हैं हाइड्रोजन गैस, और इसी को हम क्या कहते हैं, लिबरेट गैस, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि लिबरेट गैस कौन से रिजल्ट में निकलती है, मतलब कौन से रिएक्शन के रिजल्ट में मिलती है, एसिड और मेटल। इसको हम डिटेल में भी एक बार देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो स्पेस कम है, यहाँ पर ही मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन आता है तभी मैं आपको बता रहा हूँ, एसिड एंड मेटल। अब यहाँ पे जो मेटल होगा ये हमारा कैटायन होगा, मतलब ये जो सी प्लस ऐसे समझो आप, ठीक है। यहाँ पर जो रिजल्टेंट मिलेगा साल्ट, इसमें से जो पॉजिटिव पार्ट होगा ये कहाँ से आएगा, हमारा मेटल से, ठीक है। मतलब कैटायन हमेशा से कहाँ से आएगा, मेटल से। और जो अनायन आएगा नेगेटिव, ये हमारा एसिड से आएगा। अब मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मान लो कि हमने यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया HCl, ठीक है। यहाँ पे मेटल आप कोई भी ले लो, आयरन ले लो Fe। अब रिजल्ट में हम क्या देखेंगे, FeCl2, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, लिबरेट गैस, ठीक है। इसको बहुत ईजिली आप, और इसको अगर हम बेस के साथ करेंगे एसिड को तो रिजल्ट हमारा क्या निकलेगा, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे तो साल्ट ही मिलेगा, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वाटर, H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये एक बार आप देख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है और बहुत बार पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंथ्रेक्स आर ट्रू। अब एंथ्रेक्स क्या है, क्या वायरल डिसीज है, चलिए एक बार ऑप्शन के थ्रू देख लेते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट हमें क्या कहती है, एंथ्रेक्स इज अ वायरल डिसीज एंड कैन आल्सो इन्फेक्ट एनिमल्स लाइक हॉर्स, शीप, कैटल या फिर गोट्स। अब सेकंड स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, इट इज़ अ कॉन्टीजिनियस डिसीज एंड कैन स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन। अच्छा, कोरोना वायरस के टाइम में हमने सुना था ना ड्रॉपलेट्स, कि कोरोना वायरस अब एयर में भी है। और जो N95 मास्क हमने स्टार्टिंग में खरीदे थे कोरोना वायरस से बचने के लिए, बाद में N95 जो 5 मास्क थे वो भी सेफ़ नहीं कंसिडर करे जा रहे थे, क्योंकि जो हमारा कोरोना वायरस के जो कोरोना वायरस है वो बिल्कुल एयर में आ गया था, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वो फैल रहा था, ठीक है। तो क्या ये जो वायरस है एंथ्रेक्स जो डिसीज़ है, ये स्प्रेड होती है ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, ठीक है। अब एंथ्रेक्स है क्या एक्चुअली में, इसको हम समझते हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए, पहले इसका सही आंसर मार्क कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। चलिए होपफुली आपने अभी तक इसका सही आंसर मार्क किया होगा। तो इसका सही आंसर है नेदर 1 और नॉर 2, ठीक है। अब एंथ्रेक्स होता क्या है, इसको कहा जाता है एक तरह का बैक्टीरियल डिसीज, ठीक है जी। अब बैक्टीरियल डिसीज इसको कहा जाता है, लेकिन आपने याद रखना है कौन सा बैक्टीरियल डिसीज है ये, बैक्टीरियम बैसिलस एंट्रासिस। और ये बैक्टीरियल डिसीज है, तो क्वेश्चन आ जाता है कौन से बैक्टीरियल डिसीज है, रोड शेप बैक्टीरिया, ठीक है। उससे हमारी बॉडी में अफेक्ट करता है एंथ्रेक्स। और एंथ्रेक्स सबसे पहले अफेक्ट कैसे करता है, देखो ये पहले होता है एनिमल से, ठीक है। एनिमल को अगर ये डिसीज होगा, अब एनिमल के थ्रू ये ह्यूमन में फैलेगा,
ठीक है। और इसके ना दो रीज़न है फैलने के। ऐसा नहीं है कि भी आप अगर किसी एनिमल को ये डिसीज़ है और आप उसके कांटेक्ट में जाओगे तो आपको ये डिसीज़ हो जाएगा। ठीक है, मान के चलो कि आप ये एनिमल है, इसको ये डिसीज़ है, ठीक है, हम इसके कांटेक्ट में नहीं, हम दूर खड़े हैं, तो हमें ये डिसीज़ नहीं होगा। अगर हमने अपनी स्किन को एनिमल को टच किया है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर स्किन डिसऑर्डर होगा, मतलब स्किन से रिलेटेड डिसीज हो, डिसऑर्डर नहीं सॉरी, डिसीज होगी, स्किन से रिलेटेड डिसीज होगी। ठीक है, लाइक जैसे हमारी स्किन स्वेलिंग हमें देखने को मिलेगी और स्किन में रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, और एक तरह से आपको स्किन एलर्जी हो जाएगी स्किन पर। अगर मान लो कि एनिमल को ये डिसीज़ है, ठीक है, ये जो एंथ्रेक्स डिसीज़ है, और हम इसके कांटेक्ट में जाते हैं और हमने इसकी जो मतलब इसके पास जाके इनहेल कर लिया इस डिसीज़ को। अब इनहेल करने के बाद ये डिसीज़ का जो रिएक्शन है वो बहुत ही डिफरेंट होगा। स्किन वाला कंसेप्ट हमने समझा कि सिर्फ स्किन स्किन को ही अफेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर मान के चलो कि हमने इनहेल कर लिया वहाँ जाकर, और इनहेल करने के बाद ये जो बैक्टीरियम बैसिलस और एंथ्रासिस है ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो इससे होगा क्या, इससे हमारी बॉडी कंप्लीटली अफेक्ट हो जाएगी, हमें बहुत भयंकर वाला चेस्ट पेन होगा। ठीक है, और चेस्ट पेन के साथ साथ यहाँ पर डायरिया भी हो सकता है, फीवर भी हो सकता है, स्वेलिंग भी हो सकती है हमारी चेस्ट में। ठीक है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर मान लो कि ये बैक्टीरिया कुछ ज़्यादा तेज़ी से हमारी बॉडी में फैला तो हमारी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, हालांकि इतना डेंजरस डिसीज़ नहीं है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से इसको कंसिडर करो ये ट्रीटेबल डिसीज़ है। ठीक है, और ट्रीट कैसे कर सकते हैं हम, एंटीबायोटिक से। और ये सबसे पहले आया कहाँ था, मतलब हमारे इंडिया में सबसे पहले कहाँ से आया था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंथ्रेक्स डिसीज हमें कहाँ देखने को मिला था, एक असम में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पोबिथोरा, ये आपने सुनी होगी, पोबिथोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब यहाँ पर एक अचानक से क्या हुआ, दो बफेलोज की डेथ हो गई। अब जो दो बफेलोज की डेथ हुई उनको ये डिसीज थी, एंथ्रेक्स डिसीज। और यहाँ पर खतरा क्या हुआ, अब देखिए पोबिथोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वन हॉर्न राइनोज बहुत ज़्यादा है। अगर ये एनिमल्स को होता है तो इनको भी होने का खतरा था। ठीक है, और हमारे इंडिया में समझ लो कि सबसे ज़्यादा राइनोज वहीं रहते हैं। और इस डिसीज़ से कहीं ना कहीं सभी के सभी एनिमल्स ना अफेक्ट हो जाए, तो ये डिसीज़ वैसे तो खतरनाक है लेकिन ट्रीटेबल है। ठीक है, तो इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, जितना मैंने आपको समझाया यहाँ पर थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिंगेस। अब सिंगेस क्या होती है, चलिए एक बार ऑप्शन के थ्रू देख लेते हैं। क्या सिंगेस को हम मीथेन कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, या फिर वाटर वेपर कहते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सही आंसर मार्क कीजिए। अब इनमें से कौन सा सही है, देखिए गाइस, सिनगैस आपकी चारों की चारों हैं। मीथेन को भी सिनगैस कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी सिनगैस कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी, और वाटर वेपर भी। अब देखिए इसको समझिएगा अच्छे से। सिनगैस क्या होता है, हाइड्रोजन प्रोडक्ट बनाता है, इसको सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं। अब हाइड्रोजन प्रोडक्ट कैसे बनता है, ठीक है, लाइक एस मान लो कि हाइड्रोकार्बन लिया हमने, हमने कोई भी कार्बन की फॉर्म ले ली। यहाँ पर आप कोक ले लो, कोक में भी कार्बन जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसको हमने स्टीम किया। ठीक है, रिएक्शन दे रहे हैं हम, ये हमने इसको स्टीम किया, और स्टीम बहुत ही हाई टेम्परेचर पे किया हमने। एक यहाँ पे हमने कैटलिस्ट भी लिया साथ में। ठीक है, और हमें उसके बाद रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, वाटर गैस। ठीक है, इसको आप रिएक्शन के तौर पे समझो तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। मान लो कि हमने यहाँ पर मिथेन ले लिया, CH4, और CH4 को हमने स्टीम किया, तो यहाँ पर हमने जो वाटर है वो गैसियस फॉर्म में ले लिया। ठीक है, और हमने जब रिएक्ट किया तो हाई टेम्परेचर पे करना है हमें रिएक्ट, 1270 केल्विन हमने यहाँ पर टेम्परेचर ले लिया, और हमें यहाँ पर एक कैटलिस्ट भी लेना है तो हमने निकल ले लिया यहाँ पर। ठीक है जी, और हमें रिजल्ट क्या मिलेगा यहाँ पर, COS2। इसको क्या कहा जाता है, बेसिकली हमने हाइड्रोजन को यहाँ पर हाइड्रोजन का प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे को हाइड्रोजन का प्रोडक्ट मिल गया, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग डाई हाइड्रोजन। ठीक है, यही हमें निकालना था, और इसी को हम क्या कहते हैं, सिनगैस कहते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सिनगैस में कोल को यूज़ करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कोल गैसिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन में आप देख लेना, आपको कंप्लीटली यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब एंटीबायोटिक हम
लेते भी हैं जब हम फीवर हो जाता है हमें, या फिर कोल्ड हो जाता है, जैसे मौसम चेंज होता है एकदम से तो हमें देखने को मिलता है हमें कोल्ड हो गया या फीवर हो जाता है हमें, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत ही एक बेसिक सी मेडिसिन है। हम कोई भी एंटीबायोटिक ले लेते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें एंटीबायोटिक देते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं, ठीक है। अब एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, ठीक है, तो हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको देखना क्या है, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, इट अकर्स नेचुरली। सेकंड स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, द ह्यूमन और एनिमल बिकम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। थर्ड स्टेटमेंट, द ओनली वे टू काउंटर दिस रेजिस्टेंस इज टू क्रिएट न्यू मेडिसिन रेगुलरली, ठीक है जी। तो इसकी जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी वो है सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड इसकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा एंटीबायोटिक काम क्या करती है, ठीक है। देखो, हमारी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, अब मैंने आपको क्या बोला, कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरियाज होते हैं। अब आपकी बॉडी अगर इन्फेक्ट होगी तो हमें हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट हो जाएंगे, बैड बैक्टीरियाज। अब इन बैड बैक्टीरियाज को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं, ठीक है जी। अब एंटीबायोटिक हमने बहुत ही कॉमनली सुनी भी हुई है, पेनिसिलिन। आई थिंक यही है पेनिसिलिन, मैं शायद स्पेलिंग इसकी गलत हो सकती है लेकिन इसको इसी तरह से कहते हैं पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन क्या होती है कि ये सारे के सारे जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं इनको ख़त्म कर देती हैं, या आप इसको इस तरह से समझो, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये बैक्टीरिया को दो वे से ख़त्म करती हैं। एक को कहा जाता है बैक्टीरियो स्टैटिक। अब बैक्टीरियोस्टैटिक में क्या होता है कि जितने भी बैक्टीरियाज हैं इनको आप इस तरह से, मतलब अब समझो कि ये यूजलेस हो जाते हैं हमारी बॉडी में, ख़त्म नहीं होते लेकिन यूजलेस हो जाते हैं, मतलब इन ये जो अपना प्रभाव डालते हैं, हम लोगों को बीमार करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, वो ये बिल्कुल यहाँ पर यूजलेस हो जाते हैं, मतलब ये कुछ भी हमारी बॉडी में फर्दर नहीं हमें इन्फेक्ट करते, ठीक है, बैक्टीरियोस्टैटिक में। और अगर हम सेकेंड केस देखें, इसको कहा जाता है बैक्टीरियो साइडल। अब बैक्टीरियोसाइडल में क्या होता है, ये बैक्टीरियाज को ख़त्म ही कर देते हैं, जो इन्फेक्टेड होते हैं, बैड होते हैं, मतलब उनको ख़त्म कर देते हैं, लेकिन इनके साथ साथ कुछ गुड बैक्टीरियाज भी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तभी हमें कहा जाता है कि हमें एंटीबायोटिक बहुत सोच समझ के लेनी चाहिए, ठीक है। अब ये क्यों कहा जाता है, मान के चलो आपको फीवर हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको 5 डेज़ की मेडिसिन दे दी। अब आपने एक दिन मेडिसिन ली और आप बिल्कुल ठीक हो गए, आपने बोला कि ये 4 दिन की मेडिसिन हमें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपने कहीं से सुना था कि मेडिसिन ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, ठीक है, आपने वो बात मान ली और आपने ये कोर्स कंप्लीट नहीं किया, ठीक है। अब आप एक दिन की मेडिसिन लेकर यहाँ पर ठीक हो गए, ठीक है। अब क्या होगा कि इस एक दिन की मेडिसिन से जो ये बैक्टीरिया था, बैड बैक्टीरिया था, ये इसने अपने आप को म्यूटेंट कर लिया, मतलब अपने आप को शांत कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये आप सोच रहे हैं कि आपने इसको ख़त्म करने के लिए मेडिसिन खाई थी और इसने अपने आप को कहीं शांत कर लिया, ठीक है, और आपने नेक्स्ट डे मेडिसिन नहीं खाई और इसको पता लग गया कि आपने मेडिसिन नहीं खाई। ऑब्वियसली अगर मेडिसिन खाते तो ये ख़त्म ही हो जाता, ठीक है। अब ये क्या करेगा, बहुत ही भयंकर वाली तबाही मचाएगा, मतलब हम लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करेगा, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि एंटीबायोटिक का जो कोर्स होता है वो हमें कंप्लीट करना चाहिए, अदरवाइज तो हमें लेनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर मैंने आपको बता दिया, इट अकर्स नेचुरली, ठीक है। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, द ह्यूमन और एनिमल बिकम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये सही नहीं है। और थर्ड स्टेटमेंट, द ओनली वे टू काउंटर दिस रेजिस्टेंस इज टू क्रिएट न्यू मेडिसिन रेगुलरली। डिटेल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब गुलियन बेरे सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस, ठीक है। ये बहुत ही नामा जाना सिंड्रोम है, ठीक है, डेफिनेटली आपने सुना होगा। गुलियन बेरे सिंड्रोम ये कौन से डिसीज़ के साथ एसोसिएट करता है, कोविड-19 के साथ, ठीक है, जीका वायरस के साथ, नीपा वायरस के साथ, HIV के साथ, ठीक है। तो आपको बताना है इन चारों में से किसके साथ ये एसोसिएट करता है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सही आंसर मार्क कीजिए। चलिए होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। देखिए गाइस, इसका सही आंसर है जीका वायरस, ठीक है। अब एक्चुअली में जो ये गुलियन बेरे सिंड्रोम है, ये हमारी बॉडी को किस तरह से इन्फेक्ट करता है, मैं आपको सिंपल फॉर्मेट में समझाता हूँ। जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है ना, ये अटैक करता है हमारी बॉडी के नर्व सेल को, ठीक है। जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये हमारी बॉडी के जो नर्व सेल्स होते हैं उनको कंप्लीटली अटैक करता है, और ये नर्व सेल्स कहीं ना कहीं कमज़ोर होने लग जाते हैं और हमें कौन सी डिजीज़ देखने को मिलती है, पैरालिसिस। पैरालिसिस में क्या होता है कि
स्टार्टिंग में जब पैरालिसिस होता है ना किसी पर्सन को, तो उसकी बॉडी पर एक तरह से पिंस बहुत ज़्यादा चुभती हैं, ठीक है, मतलब पिंस, उसको महसूस होता है कि उसकी बॉडी पर पिंस लग रही हैं, ठीक है। और बाद में चलकर उसका एक पार्ट बॉडी का वो डैमेज हो जाता है, ठीक है, वो वर्क ही नहीं कर पाता, ठीक है। और ये इसको एक तरह से हम जीका वायरस में भी कंसिडर करते हैं। अब जीका वायरस वैसे तो अलग है, लेकिन हम गुलियन बेरी सिंड्रोम को कंसिडर करते हैं जीका वायरस में, ठीक है। इसको डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। अब ये डिटेल में समझिएगा। देखिए, जीका वायरस इज एसोसिएट विद गोलियन बेरिन सिंड्रोम, हमने भी पढ़ा। और एक और के साथ ये एसोसिएट करता है माइक्रोसेफली। अब माइक्रोसेफली क्या होता है? ये एक तरह की कंडीशन है जो न्यू बॉर्न बेबीज में देखी जाती है, जिसमें उनका जो माइंड है, जो ब्रेन है, वो अंडर डेवलप्ड कंडीशन में पाया जाता है, ठीक है। और वो बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, ठीक है। और जो जीका वायरस है, ये इन्फेक्शन इसकी किस तरह से होती है, ये स्प्रेड कैसे होता है? एक मॉस्किटो के काटने से होता है। जिस जो मॉस्किटो हमें काटता है तो हमें चिकनगुनिया डिसीज होती है या फिर डेंगू होता है, वही मॉस्किटो के काटने से हमें जीका वायरस होता है। इसका नाम याद रखना, एगेप्थी मॉस्किटोस। और होपफुली यहाँ पर मैं इसका सही नाम ले रहा हूँ, नहीं तो ये स्पेलिंग आपने याद रख लेना है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर मैंने आपको बताया जैसे पैरालिसिस और डेथ भी हो सकती है इस सिंड्रोम से, ठीक है। हमारा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कर देता है, मतलब न्यूरॉन सेल को बिल्कुल कंप्लीटली डैमेज कर देता है, ठीक है। और हमारा इम्यून सिस्टम अटैक करता है न्यूरॉन्स पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिजिक्स से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बाल बीरिंग्स आर यूज्ड इन बाईसाइकिल्स, कार्स एक्सेट्रा बिकॉज। अब हम बाल बीरिंग जो होती है हमारी बाईसाइकिल में, जो हमारा व्हील होता है उसके ठीक बीचों बीच एक ये जो घूमता है, ये वाला व्हील तो हम जब मोशन में लेकर आते हैं तब हमें देखने को मिलता है घूमता है, लेकिन एक्चुअली में सारा प्रोसेस तो इसी का ही होता है, ठीक है। और इस यहाँ पर वायर्स लगी होती हैं, ठीक है, ये इसको मदद करता है कि ये घूमे, लेकिन यहाँ पर मेनली हमें देखने को मिलता है कि ये घूमता है, ठीक है, रोटेट करता है, ठीक है। चलिए एक बार ऑप्शन के थ्रू देख लेते हैं। ये ऑप्शन हमें क्या कहता है? द एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सल इज इंक्रीज्ड। मतलब बाल बेरिंग के केस में क्या होता है, जो एक्चुअल एरिया होता है व्हील और एक्सल का, वो इंक्रीज हो जाता है। द अफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सल इंक्रीज, ठीक है जी। सी ऑप्शन हमें क्या कहता है? द अफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सल इज रिड्यूस्ड। और डी हमें क्या कहता है? नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो नहीं, इसमें से जो आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है वो है सी, द अफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सल इज रिड्यूस, ठीक है। अब इसको आप कैसे समझोगे? देखो, आपने मान लो कि एक यहाँ पर बॉक्स देखा, ठीक है। अब ये बॉक्स, मान लो कि आपके घर में कोई फ्रिज आया, ऐसे समझ। अब ये फ्रिज आया, अब ये फ्रिज आपसे मूव नहीं हो रहा आगे की ओर, ठीक है। यहाँ पर आप खड़े हो, ठीक है, आप इसको खिसकाना चाह रहे हो बट ये मूव नहीं हो रहा, ठीक है। मतलब जो आपकी ये फोर्स है, और ये फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी? फ्रिक्शन फोर्स के, तो ये मूव नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अब आपने देखा होगा यहाँ पर स्ट्रिप्स लगी होती हैं, ये स्ट्रिप्स आपको कहीं ना कहीं प्लास्टिक की स्ट्रिप्स देखने को मिलती हैं, जो बॉक्स के बिल्कुल सराउंडिंग में लगी होती हैं। और ये स्ट्रिप की वजह से आप जब फोर्स लगाते हो तो ये फ्रिक्शन थोड़ा सा लेस हो जाता है, और फोर्स ये लगती है तो ये थोड़ा सा मूव कर जाता है। इसको कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन समझो कि यहाँ कोई स्ट्रिप नहीं लगी, तो यहाँ पर होगा क्या कि इंटरलॉकिंग मैक्सिमम होगी। अब इंटरलॉकिंग मैक्सिमम होगी तो यहाँ पर फ्रिक्शन भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फ्रिक्शन भी आपका क्या होगा? मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये बॉक्स आपका मूव ही नहीं कर पाएगा, फर्स्ट जो कंडीशन हुई। सेकंड कंडीशन में मान लो कि यहाँ पर कुछ स्ट्रिप लगी हुई है, तो आपको आप फोर्स लगाओगे तो आपका जो बॉक्स है वो आगे की तरफ मूव कर जाएगा। तो यहाँ पर जो इंटरलॉकिंग है वो कहीं ना कहीं मिनिमम होगी, और फ्रिक्शन भी क्या होगा? आपका मिनिमम होगा, ठीक है। मान लो कि थर्ड केस में आपने यहाँ पर नीचे व्हील लगा दिए, ठीक है। और जब आप व्हील लगाओगे तो आप यहाँ पर बिल्कुल आराम से पुश करोगे तो ये धीरे धीरे आगे की ओर खिसक जाएगा, ठीक है। अब व्हील की मदद से आप बहुत ही ईजिली इसको जहाँ पर आप पहुंचाना चाहते हो वहां पर आप पहुंचा दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने थर्ड केस में क्या देखा कि इंटरलॉकिंग जो हो रही है वो बहुत ही मिनिमम हो रही है, फ्रिक्शन जीरो नहीं होता, ध्यान रखना। यहाँ पर भी क्या होगा? बहुत कम फ्रिक्शन देखने को मिलेगा, तभी यहाँ पर ये मूव कर रहा है, ठीक है। अब इस केस में हम समझेंगे कि व्हील का रोल क्या होता है, ठीक है। एक्चुअली में हमने यही देखना है ना कि बॉल जो बीरिंग होती है उसको हम बाइसाइकिल्स और कार में क्यों यूज़ करते हैं, या व्हील्स में क्यों यूज़ करते हैं। देखो, अब ये एक व्हील का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और बीचों बीच यहाँ पर आप मान लो कि एक रोटेटिंग पार्ट है ये, और ये इसको थोड़ा सा बड़ा बना लो ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर ये बॉल्स लगी हुई हैं,
ठीक है। अब ये जो बॉल्स लगी हुई हैं ये क्या काम करती हैं, ये रोलिंग करती हैं, रोलिंग में इन्वॉल्व होती हैं, मतलब रोलिंग करने में मदद करती हैं। ठीक है। और जो ये फिक्स्ड पार्ट होता है इसको कहीं ना कहीं रोटेट करने में हेल्प करती है। ठीक है। एक तरह का फ्रिक्शन को कहीं ना कहीं रिड्यूस करती हैं ये जो रोलिंग बॉल्स होती हैं। ठीक है। आप को मतलब थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे समझना होगा कि ये जो रोटेटिंग पार्ट है, ठीक है, ये अपना जब रोटेटिंग पार्ट मूव करता है तो ये जो फिक्स्ड पार्ट है इसको घूमने में मदद क्या करता है, रोलिंग बॉल्स। ठीक है। तो वो रिड्यूस कर देता है किसको, एक्सल और व्हील के जब कांटेक्ट बनता है तो उसके इफेक्टिव एरिया को रिड्यूस कर देता है। ठीक है जी। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो चलिए इसको डिटेल में आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो पर्पस होता है बॉल बेरिंग का वो रिड्यूस करता है रोटेशनल फ्रिक्शन को। ठीक है जी। तभी वो यहाँ पर अच्छे से मूव कर पाता है। ठीक है। और सपोर्ट करता है रेडियल एंड एक्सेल लोड्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवंथ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू टैटूइंग। अब आप यहाँ पर मान के चलो कोई पर्सन ने यहाँ पर टैटू बनवाया। मैंने ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस करा था कि जो टैटू इंक्स होती है वो हमारी कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बनती है, कौन कौन से यहाँ पर हम मटेरियल यूज़ करते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस करवा चुका हूँ, मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है। तो टैटू इंक जो है ये तो चलिए हमने डिस्कस कर लिया। अब मान लो किसी पर्सन ने टैटू बनवाया अपने हाथ पर। ठीक है। और ये आपको पता है जो एक नीडल से बनता है, इसको इस तरह से समझो, एक इंजेक्शन की जो पिन होती है, नीडल होती है, उससे ये इस तरह से उसको डिज़ाइन करा जाता है। ठीक है। मान लो कि जो यहाँ पर पर्सन था जिसने ये टैटू बनाया, ठीक है, उसने वो अपनी नीडल को चेंज ही नहीं करा। ठीक है। उसने सेम नीडल सेकंड पर्सन पर यूज़ करी। ठीक है। तो डेफिनेटली अगर मान के चलो कि इस पर्सन को ऐसा डिसीज़ होगी तो ये डिसीज़ होने का खतरा दूसरे पर्सन को बढ़ जाएगा। ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सही आंसर मार्क कीजिए। ठीक है। तो चलिए होपफुली आपने इस एग्जाम्पल के थ्रू इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है हेपेटाइटिस बी एंड HIV एड्स। सेकंड और बी दोनों सही हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है। जो हेपेटाइटिस बी है और HIV है, इन्फेक्शन ये ट्रांसमिटेड हो जाता है। ठीक है। जब आप सिरिंज यूज़ करते हो, सिरिंज या नीडल्स, ठीक है, जो भी आप जिससे भी टैटू बनेगा, तो अगर वो किसी पर्सन को डिसीज़ होगी तो ऑब्वियसली वो दूसरे पर्सन को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी। ठीक है। जो थर्ड ऑप्शन था चिकनगुनिया, ये एक तरह का वायरल डिसीज़ है, मैंने अभी आपको बताया, ये एक मॉस्किटो के काटने से होता है। ये फर्स्टली देखा गया था तंजानिया में, कब देखा गया था, 1952 में। और ये एक तरह का RNA वायरस है। RNA और DNA क्या होता है मैं 9th क्वेश्चन में आपको डिस्कस करवाऊंगा आज। चलिए 8th क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। विच इज़ द गैस डेट इज कमर्शियली यूज इन रिपन फ्रूट्स। रिपन फ्रूट्स, फ्रूट को जो पकाने में हेल्प करती है वो कौन सी गैस है, मिथीन, इथीन, मिथेन या फिर इथेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इथीन। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इथीन। अब इथीन को आपने याद रखना है, इथाइलिन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल में समझेंगे क्योंकि RNA DNA हमने कोरोना वायरस की ड्यूरेशन में भी सुना था। ठीक है। इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलिए 9th क्वेश्चन हमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट DNA एंड RNA। अब DNA और RNA में देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही है। बोथ आर डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स कंपोज्ड ऑफ शुगर। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, DNA इज वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल्स वेयर द RNA इज अनस्टेबल। ये स्टेटमेंट सही है। इन addition to other part of cell both are located in nucleus as well। सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब इसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है। देखिए अब यहाँ पर मेंशन है कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है आपका RNA एंड DNA। न्यूक्लिक एसिड में ऐसे लिख लीजिए, DNA एंड RNA। अब आरएनए का सॉरी डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो किसने दिया था, मैंने आपको डेली डोज के सेशन में बताया था इन्वेंशन एंड डिस्कवरी में। इसका स्ट्रक्चर दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसको सबसे पहले देखा किसने था तो कार्लसबैग ने। ठीक है। हालांकि वो क्वेश्चन बहुत कम आता है, इसका यही आता है कि इसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन किसने करा था, वाटसन एंड क्रिक ने। ठीक है। लेकिन फिर भी याद रखना कि इसको सबसे पहले देखा किसने था, कार्लसबैग ने। ठीक है। और अब ये क्या है, एक तरह का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमें डीएनए में। जस्ट अ सेकेंड।
ये आपको इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा डीएनए में, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बन ही नहीं रहा। चलिए, आप समझ लीजिए कि इसका डबल हेरिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। अब ये जो डबल हेरिकल स्ट्रक्चर है, ये जो पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये स्ट्रक्चर बना रहा था, ठीक है। चलिए, तो डबल हेरिकल स्ट्रक्चर है। अब ये किस किस में प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में, जो प्लांट सेल होते हैं उनके क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है डीएनए, और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है जी। और आपका जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डीएनए किस में प्रेजेंट होता है, ठीक है, मेनली, तो आपको मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस और डीएनए। सॉरी, जब हम यहाँ पर क्रोमोसोम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर? हमें क्या देखने को मिलता है? डीएनए। अगर हम डीएनए को एक्सपेंड करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? जीन्स, ठीक है। अब ये जो जीन्स होते हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा कि कोई किसी का खोया हुआ बेटा लौट गया, तो वो पता कैसे लगाते थे कि भाई इसके रियल फादर कौन है, तो कहा जाता था कि भाई चलो इसका डीएनए टेस्ट कराओ, ठीक है। तो डीएनए टेस्ट होता है, तो जो डीएनए होता है वो ट्रांसफर होता है, जेनेटिक है, मतलब फादर का जो डीएनए है वो उसके बेटे में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तभी इसको क्या कहा जाता है? जेनेटिक है, ट्रांसफर होगा ही होगा, ठीक है। तो जेनिक अगर हम क्रोमोसोम को एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा? डीएनए। डीएनए को एक्सपेंड करेंगे, क्या मिलेगा? जीन मिलेगा, ठीक है। अब डीएनए एक तरह का क्या है? इंफॉर्मेशन ग्रुप है। किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें? मैंने अभी आपको बताया, ये इंफॉर्मेशन आपको बताता है कि रियल में कौन किसका फादर है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन डिसीज, ओ सॉरी, इंफॉर्मेशन ग्रुप है, डिसीज नहीं, इंफॉर्मेशन ग्रुप। अब इसको आप थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हो कि ये जो डीएनए, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। ये आप समझ लो न्यूक्लियो न्यूक्लियोटाइल, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइल को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये टू पार्ट्स कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है फॉस्फेट। और न्यूक्लियोसाइड जो होता है, ये इसमें प्रेजेंट होता है शुगर। अभी मैंने आपको बताया ना कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, हमने यहाँ पर पढ़ा, डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और किसका बना होता है? शुगर का। तो ये जो ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि शुगर जो होती है इसमें प्रेजेंट, ये कहाँ पर होती है? न्यूक्लियोसाइड में। और न्यूक्लियोसाइड में क्या प्रेजेंट होता है शुगर के साथ? नाइट्रोजन। तो यहाँ क्या होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। और जो नाइट्रोजन होता है, इसमें दो कंपोनेंट्स फर्दर होते हैं। एक होता है आपका फ्यूरोइन, और एक होता है आपका फाइरोडोमिन, ठीक है। फ्यूरोइन और फाइरोडोमिन, यहाँ आप लिख लेना, फ्यूरोइन और फाइरोडोमिन, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फ्यूरोइन और फाइरोडोमिन। ये ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो फ्यूरिन होता है, इसमें प्रेजेंट होता है एडेनाइन, ठीक है। और एक आपका प्रेजेंट होता है ग्विनाइन, और ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो आपका फ्यूरोडोमिन है, इसमें प्रेजेंट होता है साइटोसिन, और एक आपका प्रेजेंट होता है थायमीन। अब ध्यान से समझना कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डीएनए है, डीएनए में बॉन्ड किस तरह से बनते हैं, ठीक है। ये मैंने उल्टा लिख दिया, थायमीन आप ऊपर लिख लेना, साइटोसिन नीचे लिख लेना। चलिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है, साइटोसिन। अब यहाँ पर आपको फर्स्टली क्या देखने को मिल रहा है? एडेनाइन। एडेनाइन का जो बॉन्ड है वो किससे बनता है? थायमीन से, ठीक है। ये डबल बॉन्ड बनेगा, सबसे पहले डबल बॉन्ड बनेगा, फिर क्या बनता है? ट्रिपल बॉन्ड। ये क्वेश्चन आता है कि डीएनए में बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है? ये जो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये इस तरह से आप स्ट्रक्चर बनाओगे, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये बॉन्ड किस तरह से मिलता है? पहले बॉन्ड किसका बनता है? ए और टी का, फिर किसका बनता है? जी और सी का, ठीक है। ये ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है, और ये डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है जी। एडेनाइन और थायमाइन का डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर, नाइन और साइटोसाइन का ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर। और अगर हम आरएनए का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, तो हम ये साइटोसिन को रिप्लेस कर देते हैं यूरासिल के साथ, ठीक है, यूरासिल के साथ, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा? आरएनए बन जाएगा, ठीक है। और बस इसको इस तरह से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है, इसको मैंने थोड़ा सा इजी फॉर्मेट में आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। यहाँ पर देखो, इट हैज़ बेस ऑफ एडेनाइन, नाइन और साइटोसिन एंड थामाइन। और हम आरएनए में क्या कंसिडर करते हैं यहाँ पर? यूरासिल। किसकी जगह हम यूरासिल कंसिडर करते हैं? थाइमाइन की जगह, ठीक है जी। और अगर हम इसको इस तरह से देखें कि जो आरएनए है, आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है?
जो आरएनए हमें किस तरह, आरएनए हमारी क्या हेल्प कर, किस तरह से हेल्प करता है? आरएनए हमारे को रिकोनाइज करने में हेल्प करता है प्रोटीन, मतलब हमारी बॉडी में जो प्रोटीन होता है उसको रिकोनाइज करने में हेल्प करता है आरएनए। ठीक है। और हमारी बॉडी में ना कुछ एमिनो एसिड प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है। मान के चलो हमारी बॉडी में 10 एमिनो एसिड प्रेजेंट्स हैं, और जो हम खाना खाते हैं उसमें भी कुछ हमें एमिनो एसिड्स मिलते हैं। तो जो आरएनए होता है वो हमें बताता है, ये एक तरह का एम आरएनए होता है, इसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं, कि हमारी बॉडी में अगर हम कुछ भी खाते हैं तो ये मैसेज भेजता है कि यहाँ पर इन्होंने कुछ खाया है और ये एसिड आ गया। तो अगर हमारी बॉडी में कंप्लीट हो जाता है तो ये आरएनए अपना फंक्शन करता रहता है, मतलब प्रोटीन को एक तरह से ये रिकोनाइज कर रहा है, मतलब हमारी बॉडी में। ठीक है। और जो आरएनए, इसका स्ट्रक्चर एक आपको सिंगल इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है जी। और डीएनए में आपने सुना होगा कि डीएनए में जो अगर डीएनए में बहुत सारी रेप्लिकेशंस होती हैं, ये अपनी खुद की फोटोकॉपीज बहुत सारी बनाता रहता है, तो इसको एक तरह से क्या कहा जाता है? रेप्लिकेशन। अगर डीएनए को हम आरएनए में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, ये कोविड 19 के केस में भी पूछा जाता है। ठीक है। कोविड 19 में क्या आता है, आपने सुना होगा कोविड 19 जो हुआ होता है अगर किसी पर्सन को, तो वो बॉडी की किस पार्ट को इफेक्ट करता है? आरएनए को। अब आरएनए को पहले हम डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, अगर हम आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है जी। डीएनए को अगर हम आरएनए में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। अगर हम आरएनए को फर्दर यहाँ पर प्रोटीन में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। वैसे ये 40-50 मिनट का चैप्टर है, इसको मैंने बहुत ही शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझने में दिक्कत हुई तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। वैसे आप जितना मैंने समझाया आप एक बार इसको पढ़ना तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। ईजी है बट थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ठीक है। शुगर की फॉर्म में जो आरएनए में होता है वो है राइबो, और जो डीएनए की फॉर्म में डीएनए में शुगर होता है वो होता है डीऑक्सी। ठीक है जी। डीऑक्सी राइबो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा लास्ट है, उसके बाद क्विज देखेंगे। अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। ठीक है। वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। अब सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? चलिए एक बार ऑप्शन में देख लेते हैं। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, एक्स रेज, गामा रेज। ठीक है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ आपको देखने को मिलेगी गामा रेज। ठीक है। उसके बाद सॉरी, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ देखने को मिली रेडियो वेव्स, क्योंकि ये माइनस में होती है ना रेडियो वेव्स में। उसके बाद माइक्रोवेव्स, फिर एक्स रेज, और फिर आपकी गामा रेज। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वेवलेंथ जितनी कम होगी फ्रिक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है। एक बार डायग्राम में आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है। ये देखिए, वेवलेंथ जितनी कम होगी, शॉर्टर वेवलेंथ हाइयर फ्रिक्वेंसी हाइयर एनर्जी, लॉन्गर वेवलेंथ लोअर फ्रिक्वेंसी और लोअर एनर्जी। ठीक है जी। तो ये डायग्राम के फॉर्मेट में आप याद कर सकते हो। चलिए क्विज देख लेते हैं आज की। वुहान अ सिटी इन चाइना, जहाँ पे कोविड 19, जहाँ से एक तरह का एपी सेंटर बना था कोविड 19 का ही, तो आपको बताना है ये चाइना के कौन से प्रोविंस में लोकेटेड है? जिनजियांग में, ह्यूबी में, सिचुआन में, या फिर ग्वांगडोंग में। ठीक है। तो आप ऑप्शन देखना इसमें से कौन सा सही है और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्विज में। स्टार्च फॉर्म्ड इन प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो स्टार्च होता है वो हमें किस तरह से देखने को मिलता है? तो ए ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, बी है फैट, सी है प्रोटीन, डी है नन ऑफ द अबव। ठीक है जी। तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा सही है कौन सा नहीं। अच्छा, आप यहाँ पर चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। जो कोविड 19 होता है इसमें हम एक टेस्ट करते हैं ना, RT-PCR। ठीक है। RT-PCR के केस में हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का यूज़ करते हैं, आरएनए और डीएनए में जो हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। डीएनए में हम बहुत सारे रेप्लिकेशंस देखते हैं, और रेप्लिकेशंस में हमें पता लगता है कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में इन्फेक्ट हो गई है, और इन्फेक्ट होने के बाद हमें पता लगता है कि हमें कोविड 19 हो चुका है। ठीक है जी। तो ये किस केस में पता लगता है? जब हम आरएनए टू कन्वर्ट करते हैं डीएनए, और ये हम किसके थ्रू करते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये कौन सा टेस्ट है? RT-PCR। RT-PCR की फुल फॉर्म बताइएगा। तो 3 क्वेश्चन हो गए आज के, 2 क्वेश्चन क्विज और RT-PCR की फुल फॉर्म। चलिए थैंक यू सो मच।